अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी का इंतहाई अहम मसला, और ये मसला है लीनियर इकॉनमी और सर्कुलर इकॉनमी का। पाकिस्तान में बार बार हर 3 से 4 साल बाद जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हमारे सामने नज़र आता है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने अभी तक अपनी मईशत के अंदर जो स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क लाना था, जो अपने निज़ाम को सिस्टमैटिक करना था और लीनियर इकॉनमी से सर्कुलर इकॉनमी की तरफ शिफ्ट होना था, वो हम नहीं हुए। और यही वजह है कि हम जो है बार बार ऐसे क्राइसिस से हमें सामना करना पड़ता है। ये लीनियर इकॉनमी क्या है, ये सर्कुलर इकॉनमी क्या है, और सर्कुलर इकॉनमी पर अमल करने से पाकिस्तान के निज़ाम में, पाकिस्तान की मईशत में क्या तब्दीली आ जाएगी, और लीनियर इकॉनमी के अब तक क्या नुकसानात हुए हैं। ये 3-4 अहम एरियाज हैं जिसके हवाले से हम बात करेंगे वेरी ब्रीफली। सबसे पहले हम आपको बता दें कि लीनियर इकॉनमी क्या है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है, चाहे हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे हम मुल्क के अंदर से उस रॉ मटेरियल को जनरेट करते हैं, माइनिंग उसकी करते हैं, देन उसको फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और उसको वेस्ट कर देते हैं। आम लफ्ज़ों में वन टाइम इस्तेमाल करने के इस तरीके को हम कहते हैं लीनियर इकॉनमी, कि आप चीज़ को इस्तेमाल करें और फिर कूड़े के डब्बे में डाल दें। मिसाल के तौर पे आपने कपड़ा बनाया, आपकी सनतों ने कपड़े की पैदावार की, प्रोडक्शन की, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर दी, कुछ चीज़ें लोकल सिस्टम में प्रोड्यूस हो गई, और उसके बाद जब आपने 1 साल या 1.5 साल तक उस कपड़े का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये है हमारा सबसे बड़ा मसला, और हमारा पूरा निज़ाम इसी लीनियर इकॉनमी पर डिपेंड करता है। और ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि हमारे निज़ाम के अंदर ये वन टाइम यूजेज की जो पॉलिसी रही है, इसने बहुत शदीद हद तक नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान के निज़ाम को, क्योंकि हमारी जो मसनूआत हैं, जो उसकी जो प्रोडक्शन जो होती रही, वो इसी वन टाइम यूजेज के उसूल पर होती रही है, और जिसकी वजह से हमारा जो इन्हिसार है वो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पर ज़्यादा पड़ा है। इसमें इसकी दूसरा सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज वो जो हमने ओवर द ईयर्स फेस किया है, वो ये कि आप ये लीनियर इकॉनमी को चलाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम की कीमत पर आप अपनी लीनियर इकॉनमी को चलाते हैं, और बार बार ऐसे माशी बहरानों में फंसकर निज़ाम को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और पाकिस्तान के आम शहरी की ज़िंदगी भी मुतासर होती है। सो बिजली की कॉस्ट बढ़ती है, लीनियर इकॉनमी पर डिपेंडेंट होने से आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, आप ज़्यादा फुजला पैदा करते हैं, वेस्टेज बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, और यही वजह है कि आप पाकिस्तान के बड़े शहरों को उठा लें, अब तो रूरल एरियाज़ के अंदर भी यही है कि आपको पहाड़ नज़र आते हैं वेस्टेज के, और इस तमाम फुजले के आपको पहाड़ नजर आते हैं। ये पहाड़ क्यों नजर आते हैं? पाकिस्तान में 3.3 मिलियन टन जो प्लास्टिक है, हम हर साल वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये एवरेज बुनियादों पर 3.3 मिलियन टन, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन साउथ एशिया, कि 3.3 मिलियन टन का जो कूड़ा है, जो ये गार्बेज जो है, हम ये प्लास्टिक से पैदा करते हैं और उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, और जिसकी वजह से आपके माहौलियात पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी इकोसिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ता है। मिसाल के तौर पे स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूं, ये छोटी सी पिक्चर से आप समझ जाएंगे कि लीनियर इकॉनमी का नुकसान क्या हो रहा है। पाकिस्तान में K2 का पहाड़ है, 8,611 मीटर इसकी बुलंदी है। अगर इस 3.6 मिलियन टन जो कूड़ा हम हर साल पैदा करते हैं प्लास्टिक का, मैं सिर्फ प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ, तो इसको अगर आप इकट्ठा कर लें तो आपके सामने 2 K2 के पहाड़ बन सकते हैं। ये है बड़ा इम्पैक्ट, और जिसको UNDP ने अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया है कि जो 3.6 मिलियन टन की जो हमारा जो गार्बेज है, जो वेस्टेज है प्लास्टिक का, इसकी वजह से माहौलियात पर बहुत ज़्यादा मनफी असर पड़ रहा है। और क्योंकि हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली पूरी सोसाइटी का, पूरे निज़ाम का यही वतीरा बन गया है। तो ऐसा निज़ाम जिसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम ना हो, और ऐसा निज़ाम जिसके अंदर आपकी डिपेंडेंस जो है वो इंपोर्ट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा हो, और फिर आपकी जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, जो पोल्यूशन है निज़ाम के अंदर, वो मुसलसल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा हो। दुनिया में अब पाकिस्तान के ये बड़े शहर कराची, लाहौर वगैरह एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे हाईएस्ट लेवल पर नज़र आते हैं, और जिसका माशी तौर पर और जिसका सोशल साइड पर भी और हेल्थ साइड पर भी उसके मनफी असरात पड़े। तो ऐसे निज़ाम के अंदर जहाँ ऐसे
तगड़े निज़ाम आपने ना बनाए हों और लीनियर इकॉनमी पर आप बेस करते हो, और फिर अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस भी बढ़ जाएं, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएं या खाने पीने की कीमतें बढ़ जाएं, तो आप एक ना ख़त्म होने वाले बहरान के अंदर मजीद फंस जाते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है। और यही वजह है कि बार बार हम हर 3 साल बाद 4 साल बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जाने के बाद IMF के दरवाजे तक पहुंचते हैं और हम जो है ये बार बार कर्ज लेते हैं। तो अब जरूरत इस समझ की है कि हमें लीनियर इकोनॉमी से सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाना है। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या है व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल जब आप इंपोर्ट करते हैं या इवन आप माइन करते हैं अपने ही रिसोर्सेज के अंदर से, तो सबसे पहले आप रीथिंक और रीडिजाइन की स्ट्रैटेजी पर जाते हैं कि आया हमें ये रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्री की कंजम्पशन के लिए चाहिए, तो क्यों चाहिए, हमने क्या पैदावार करनी है, हमने कौन सी सनत लगानी है जिसके लिए हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और उस सनत से बनने वाली प्रोडक्ट क्या होगी और उस प्रोडक्ट का सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो आपने पूरे सिस्टम को, पूरी सप्लाई चेन को रीस्ट्रैटेजाइज करना है और रीडिजाइन करना है। उसके बाद आपने जो प्रोडक्शन करनी है, जो कंजम्पशन करनी है, उसको दोबारा रीयूज करना है। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो रिपेयर और रीमैन्युफैक्चरिंग है उस पर ज्यादा जोर है, और फिर उसको रीसाइकलिंग के बाद आप जो है उसको फर्दर कंज्यूम करेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा अब जब तक कि आपके पास जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम लेवल तक आप उसका इस्तेमाल ना कर रहे हैं। यानी आम लफ्जों में जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो किस असूल पर चलती है, सर्कुलर इकोनॉमी इस असूल पर चलती है कि कोई भी चीज़ आपके पास जो मौजूद है वो वेस्टेज नहीं है और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये है फ़र्क लीनियर इकोनॉमी में और ये है फ़र्क सर्कुलर इकोनॉमी में। तो स्क्रीन पर हम आपको दिखा दें कि अब तक होता क्या आया है और उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा है हमारे सिस्टम के ऊपर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो है लाइव स्टॉक। एक तरफ है लाइव स्टॉक, फिर है क्रॉप्स, फिर वेस्ट वाटर है, फूड वेस्टेज है। ये 4 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं व्यूअर्स जो कि आपकी इकोनॉमी में जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 40 से 50% ऑफ GDP का है। तो ये एज एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो लाइव स्टॉक है ये एग्रीकल्चर में कोई 60% कंट्रीब्यूट करता है, इसका GDP में 11.5% हिस्सा है। तो ग्रॉस जो वैल्यू एडिशन है GDP में लाइव स्टॉक की वो तकरीबन 1505 अरब रुपए की है। अगर आप सिर्फ लाइव स्टॉक की बात कर लें तो ये 6,500 अरब रुपए की वैल्यू है। ना जो गाय भैंसें हैं ये दूध प्रोड्यूस करती हैं 64 मिलियन टन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो वेस्टेज है, जो इसका गोबर है, जो इसका जो फुजला है वो करोड़ों मिलियन टन का है व्यूअर्स। अगर हम इस ऑर्गेनिक वेस्ट को रिप्रोड्यूस करें और एनाएरोबिक डाइजेशन सिस्टम के जरिए अगर हम इसको कन्वर्ट करें बायोगैस के अंदर और फिर बायोमीथेन के अंदर, तो हम उससे फ्यूल पैदा कर सकते हैं, हम उससे गैस फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उसकी कंजम्पशन आ सकती है। तो लाइव स्टॉक की जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो सिरे से है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को कनेक्ट करना पड़ेगा आपके लाइव स्टॉक सेक्टर के साथ। इसी तरह जो पाकिस्तान की जो फसलें हैं, पाकिस्तान की 4 बड़े फसलें हैं। एक है चावल, गंदम, गन्ना, मेज यानी मकई। चावल की जो पैदावार हुई है 2020-2021 में वो 8.5 मिलियन टन की हुई है। गंदम इस बार पैदावार पाकिस्तान की अच्छी हुई 27 मिलियन टन, लेकिन क्योंकि हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है तो ज़्यादा पैदावार के बावजूद हमारी प्राइसेस हायर साइड पर हमें नजर आई। जो मकई है उसकी पैदावार 8.5 मिलियन टन है। इसी तरह जो गन्ना है वो 81 मिलियन टन, यानी टोटल इन 4 फसलों की जो पैदावार है व्यूअर्स वो है 125 मिलियन टन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस 125 मिलियन टन की जो पैदावार है उसका जो वेस्ट है, जिस तरह आपको लाइव स्टॉक के अंदर जो वेस्ट एफिशिएंट निज़ाम नज़र नहीं आता, इसी तरह क्रॉप्स के अंदर भी नज़र नहीं आता। जो उसका जो फुजला है या तो हम जला देते हैं या हम उससे अपने निज़ाम को मज़ीद आलूदा कर देते हैं या किसी हद तक
शुगर इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि बगास जो है उसके ज़रिए बिजली पैदा की जाती है, लेकिन ओवरऑल लार्जली इनफॉर्मल सेक्टर में इसको जलाया जाता है और इस वजह से हम देखते हैं कि स्मोक का एक बहुत बड़ा क्राइसिस सामने आता है। लोगों के गले ख़राब होते हैं, बीमारियां आती हैं, इचिंग होती है और दूसरी स्किन की डिजीजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो आपकी 6,500 अरब रुपए की ये जो क्रॉप्स हैं जिसका कंट्रीब्यूशन वैल्यू टर्म्स में जीडीपी में 4,500 अरब है, माफ कीजिएगा, तो ये इसका जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो है ही नहीं। तो ये जो वेस्ट हीट रिकवरी के जरिए जो कंबाइंड साइकिल जो प्लांट्स है उसकी एफिशिएंसी 30% पर अगर आप यूज करते हैं तो तकरीबन आपको 5,500 मेगावाट आप जनरेट कर सकते हैं और तकरीबन इससे 400 अरब रुपए की जो वैल्यू है वो पैदा की जा सकती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो बिक्की, बलोकी और हवेली बहादुर शाह के जो प्लांट्स हैं उसकी एफिशिएंसी तकरीबन 60% है। तो आप इस 400 अरब को डबल कर सकते हैं अगर आपके एफिशिएंट प्लांट्स हों, जैसे बिक्की, बलोकी और हवेली बहादुर शाह के जो प्लांट जो पिछले 4-5 साल में लगे, तो 60% एफिशिएंसी पर आप ये वैल्यू जो है वो डबल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर एफिशिएंसी मजीद बढ़ाई जाए तो ये 800 अरब से भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह जो पानी है व्यूअर्स, पाकिस्तान में पानी को भी बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है और 1950 में जो पानी की अवेलेबिलिटी थी पर कैपिटा वो तकरीबन 5,000 क्यूबिक मीटर्स की थी और आज ये 1,000 क्यूबिक मीटर से भी नीचे चली गई है। और हमने ये देखा है कि जो मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की आई हैं, इवन पाकिस्तान के अपने इदारों की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर हमने ये देखा है कि उन्होंने ये मेंशन किया है कि बहुत स्केर्स रिसोर्स हो गया पानी और पानी के बगैर अब जो है वो जो ओवरऑल जो आपके निज़ाम की जो बागडोर है वो नहीं चल सकती, क्योंकि इट्स लाइफ लाइन फॉर योर सिस्टम, फॉर योर एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ओवरऑल इकोनॉमी। तो इस वक्त जो वाटर स्टोरेज है वो भी 13.68 मिलियन एकड़ फीट की है, यानी एक तरफ हमारे वाटर स्केर्स हो गया है, वो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, दूसरी तरफ इसका जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा है और तीसरी तरफ जो हमारे पास जो कैपेसिटी है बड़े बड़े डैमों की, छोटे डैमों की, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इवन जो बादशाह और मेमन डैम बन रहे हैं व्यूअर्स, उसकी कैपेसिटी भी 8.5 मिलियन एकड़ फीट की है। तो अगर हम उसको भी मिला लें तो उसके बावजूद ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर सकती। तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है पानी की वो भी कम हो रही है, पानी का बहरान बहुत शदीद हो रहा है पाकिस्तान के बड़े शहरों में, और दूसरी तरफ हमने जो डैम्स हैं वो उस तरह नहीं बनाए जैसे कि हमें बनाने चाहिए थे। अभी बन रहे हैं लेकिन उसकी वो जो ऑनलाइन होंगे वो अगले 4 से 5 साल में होंगे और तब तक हमारी डिमांड और हायर साइड पर होगी। और फिर चौथा फैक्टर ये है कि आबादी को 30 से 35 लाख हर साल हमारे सिस्टम में मजीद लोग पैदा हो रहे हैं, जिससे डिमांड और पानी की ज़रूरियात और ज़्यादा बढ़ रही। तो इसलिए पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और पाकिस्तान के हाउस होल्ड्स के अंदर जो पानी की जो वेस्टेज है जो हम ज़ाया करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये ही एक कंजर्वेशन की बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हम पानी को सेव करना सीखें और पानी को बचाएं। और इस हवाले से हमें एफिशिएंट निज़ाम चाहिए ताकि हम पानी की वेस्टेज बचा सकें। और फिर चौथा इसमें बड़ा फैक्टर है वो है फूड वेस्टेज। इन पर देख सकते हैं यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट आई 2021 में और दुनिया में 931 मिलियन टन फूड जो है वो वेस्ट होता है। इनकी एक स्टडी आई और जिसमें इन्होंने साउथ एशिया रीजन को एनालाइज किया है और ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो फूड की वेस्टेज है वो इंडिया और बांग्लादेश से ज़्यादा है। हर घराना, हर हाउस होल्ड पर कैपिटा वो 74 केजी फूड वेस्ट करता है, 74 केजी व्यूज। और इंडिया में हर घराने का जो पर कैपिटा जो वेस्टेज है वो है 50 केजी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन हाउस होल्ड की बुनियाद पर अगर हम पर कैपिटा उसकी वेस्टेज अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान से कम है। तो पाकिस्तान
बांग्लादेश से और पाकिस्तान इंडिया से पर कैपिटा जो फूड वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा। पाकिस्तान ने जो तेल जलाया है पिछले साल वो तकरीबन $12 बिलियन का है व्यूअर्स, और तकरीबन $5.5 बिलियन का फूड। सो अगर हम बेहतर तौर पर अपने क्रॉप्स और अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करें, एक बेहतरीन सिस्टम हम सर्कुलर इकोनॉमी के तहत उसके साथ कनेक्ट करें, तो हम ये इसके अंदर बहुत बड़ा अमाउंट सेव कर सकते हैं, अपने सेक्टर्स को एफिशिएंट बना सकते हैं। तो ओवरऑल व्यूअर्स, ये सर्कुलर इकोनॉमी के तहत हम पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, जिसमें हमें ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करना पड़ेगा। हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसके अंदर आ सकता है, इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है, डाइवर्सिटी आ सकती है, जो कॉस्ट है वो गिर सकती है, जो लाइफ साइकिल आपकी प्रोडक्ट्स का वो बढ़ सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम जो है वो बेहतर तौर पर आपके सामने आ सकता है, और ग्रीन इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। एडिडास कंपनी है व्यूअर्स, उसने 15 मिलियन प्लास्टिक के शूज बनाए, और शूज उन्होंने प्लास्टिक के कैसे बनाए कि बीचेस पर और ओशियंस पर जो रिसोर्स अवेलेबल है, जो कचरा पड़ा हुआ है प्लास्टिक का, उससे 1.5 करोड़ जूते उन्होंने बनाए हैं। इसी तरह जो HP है, बहुत बड़ी कंपनी है ग्लोबली, और उन्होंने वर्ल्ड क्लास लेवल का एक PC डेवलप किया है इसी रिसोर्स से, इसी वेस्टेज से। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया में तकरीबन 100 बिलियन वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है हर साल, और उस 100 बिलियन वेस्ट के अंदर मेटल्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, आपके फॉसिल फ्यूल्स भी हैं, और फिर ऑर्गेनिक ये सारा मटेरियल भी है। तो पॉइंट ये है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें अपने निज़ाम के अंदर हमें अपने निज़ाम को सर्कुलर इकोनॉमी के तरफ हम लेकर जाएं, तो इसके अंदर ना सिर्फ हम इन बहरानों से बच सकते हैं, हमारी डिपेंडेंस जो है वो इंपोर्ट बिल पर कम होगी, हमारी डिपेंडेंस जो है वो एनर्जी के ऊपर कम होगी, और हमारी जो डिपेंडेंस है वो बैनुल अक़वामी इदारों के ऊपर कम होगी, जहाँ से हम कर्जे लेते हैं और अपनी मईशत को ओवरऑल चलाते हैं। तो बस कहने का मकसद ये है कि निज़ाम के अंदर हर शख्स को और सोसाइटी के अंदर कलेक्टिवली, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे ओपिनियन मेकर्स को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को री यूजेज की तरफ जाना है। एक बहुत बड़ा लूप होल है, एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे, और हमने वन यूज़ पॉलिसी पर अपने सिस्टम को छोड़ा हुआ है कि चीज़ लें, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें और 1.5-2 साल बाद फेंक दें, या उसको मार्केट में जाके बेच दें अगर आपको उसके एवज कुछ पैसे मिलते हैं। अगर हम अपने रिसोर्सेज को री यूज़ करें, हम अपनी अगर प्रोडक्ट्स को दोबारा यूज़ करें, और इसके अलावा हम अपने पूरे निज़ाम के अंदर जो रिसाइकलिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसको अगर हम कनेक्ट करें, तो बहुत हद तक चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि सर्कुलर इकोनॉमी इज़ द ओनली आंसर, और सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस करके ही हम पाकिस्तान को माशी बहरानों से भी बचा सकते हैं, और एक नया स्ट्रैटेजिक शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं, और यही स्ट्रैटेजिक शिफ्ट जो है वो पाकिस्तान को एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। हमारी तरफ से यही कुछ। आदित्य जिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।